हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। स्वागत है आपका ईडू फॉर इलेक्ट्रिकल में, देश का एकमात्र ऐसा चैनल जहां पर आईएएस और गेट के लिए मटेरियल का भरमार पड़ा हुआ है। एक बार बस प्लेलिस्ट में जाइए, सब्सक्राइब करने के बाद प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर देखिए आपको आईएएस और गेट के लिए और साथ में पीएसयू के लिए डिफरेंट मटेरियल मिल जाएगा। आपको जो पसंद है उस पर क्लिक कीजिए और उसको देखिए, इंजॉय कीजिए। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डीसी मोटर के बारे में। ठीक है, डीसी मोटर का कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने जनरेटर से रिलेटेड सारा कैरेक्टरिस्टिक समझा था, उससे रिलेटेड जो आईएएस में क्वेश्चन पूछा है, सब्जेक्टिव जो क्वेश्चन पूछा है उसे हमने सॉल्व कर लिया। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बचा हुआ है तो उसको भी हम लोग कर लेंगे। थोड़ा सा डीसी कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन जनरेटर के कैरेक्टरिस्टिक से रिलेटेड पूछा है वो हम लोग देख लेंगे। तो अभी हम लोग आ जाते हैं मोटर के कैरेक्टरिस्टिक्स में। मोटर के कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहले तो तीन जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है उसको हम लोग मोटर के बारे में पढ़ेंगे। मतलब कि मोटर में हम लोग को पढ़ना है शंट, सीरीज और कंपाउंड। तीन मोटर पढ़ना है और तीनों मोटर में तीन कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ना है। कौन कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स? एक तो स्पीड और करंट के बीच किस टाइप का रिलेशन होगा, दूसरा टॉर्क और करंट के बीच किस टाइप का रिलेशन होगा, और तीसरा स्पीड और टॉर्क के बीच किस टाइप का रिलेशन होगा। तो टोटल हो जाता है 9। ठीक है, तीन मोटर तीन कैरेक्टरिस्टिक, टोटल कितना हो जा रहा है? 9। तो हम लोग बारी बारी से करेंगे। सबसे पहले शंट का कर लेते हैं। शंट से जुड़ा जो जिस टाइप का क्वेश्चन गेट या आईएएस में पूछता है उसका न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद आगे बढ़ेंगे सीरीज में और फिर जाएंगे हम लोग कंपाउंड में। तो सबसे पहले बात करते हैं शंट का। शंट का सबसे पहले फिगर ड्रॉ कर लेंगे। फिगर ड्रॉ करते समय क्या करना होगा? एक तो यहाँ पर हमारा मोटर होगा और यहाँ पर हमारा फील्ड वाइंडिंग होगा। फील्ड वाइंडिंग ड्रॉ कर लेते हैं और हमारा बाहर में जो वोल्टेज सप्लाई करेंगे हम लोग सीरीज यहाँ से वोल्टेज सप्लाई करेंगे। ठीक है, ये हमारा टर्मिनल वोल्टेज होगा। इंटरनल रेजिस्टेंस हमने नहीं दिखाया, अगर ज़रूरत पड़ा तो हम लोग उसे दिखा लेंगे या फिर हम लोग यहाँ पर ड्रॉ कर ही लेते हैं। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस इसका। ये मोटर का साइज थोड़ा छोटा कर लेते हैं और यहाँ पर हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस आर्मेचर रेजिस्टेंस हो गया। तब यहाँ से हम लोग वोल्टेज सप्लाई करेंगे। वोल्टेज सप्लाई करेंगे तो यहाँ पर जो करंट फ्लो करेगा वो करंट कौन सा होगा? आईए, आर्मेचर करंट होगा। और इसी करंट के साथ देखना है कि इसका स्पीड किस टाइप से वेरी करता है। करंट को बढ़ाएंगे तो स्पीड पर क्या असर पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्टिंग में ही जो इक्वेशन जानते हैं, ई बराबर क्या होता है? ई बराबर होता है 5Pn/60 × Z/A। तो यहाँ पर सारा चीज़ कांस्टेंट है। वेरिएबल यहाँ पर क्या क्या दिख रहा है? वेरिएबल दिख रहा है, फाई दिख रहा है और साथ में स्पीड दिख रहा है एन। बाकी सारा टर्म कांस्टेंट है। ठीक है, तो कांस्टेंट टर्म को हम लोग के मान लेते हैं। के मान ले या K1 मान लेते हैं। ठीक है, अगर जरूरत पड़ा तो अगला कांस्टेंट को हम लोग K2 मान लेंगे। तो यहाँ तक तो बहुत आसान है, ये तो आप लोग कर लोगे। ई का फार्मूला बच्चा को याद होता है, तो बच्चा मतलब जो इलेक्ट्रिकल का बच्चा है, अदरवाइज छोटे बच्चे को क्या पता होगा ई में कितना इंड्यूस होता है। तो सब ठीक है, ई का वैल्यू आ जाएगा K1 × 5 × N। तो क्या हम लोग को ई से कोई मतलब है? ई से हमको कोई मतलब नहीं है। हम लोग को चाहिए रिलेशन, वो चाहिए स्पीड और आर्मेचर करंट में। तो स्पीड यहाँ से हम लोग पता कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से अगर हम लोग स्पीड निकालना चाहें तो n बराबर जो चाहिए उसी पर हम लोग काम करते हैं, फालतू की चीज़ों पर क्या पढ़ना। तो n यहाँ पर कितना हो जाएगा? n हो जाएगा E/K1 × 5। अब डरना नहीं है, K1 कोई डरता है K1 की जगह पर K2 क्यों नहीं ले? तो K2 एक कांस्टेंट है, कुछ भी ले सकते हैं। इसको ऊपर भी लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, हम लोग यहाँ पर K1 नीचे लिए हैं, किसी बुक में हो सकता है ऊपर भी ले ले। डायरेक्ट लिख देगा n डायरेक्टली प्रोपोर्शनल E/5 और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यहाँ पर इक्वल टू K E/5। इस टाइप से लिखा जा सकता है। K कांस्टेंट है, हमको मतलब नहीं है उन सारी चीज़ों से। फिलहाल आप लोग ज़्यादा कंफ्यूज मत होइएगा। मैं जो प्रोसेस बता रहा हूँ उस प्रोसेस को लेकर के चलिएगा तो कंसेप्ट बिल्कुल एकदम क्लियर रहेगा। एग्जाम में थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन नहीं होगा, अदरवाइज ये काफ़ी कन्फ्यूजिंग चैप्टर है। ठीक है, तो इसको हम लोग इतना ही दूर लेकर के चलेंगे तो n का वैल्यू मिल गया। ठीक है, अब n का क्या हम लोग को e के साथ रिलेशन देखना है? नहीं, ये तो फालतू आ गया, e को हटाना पड़ेगा। तो e को कैसे हम लोग हटाएं? e को हटाएंगे, e हमारा a वाला टर्म है, यहाँ का वोल्टेज है e, और मोटर है तो मोटर में कौन बड़ा होगा? v बड़ा होगा। तो v जो बड़ा होता है उसको लिखते हैं v = E + IA/RA। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस IA, इसमें IA × RA ड्रॉप होगा। टोटल जो वोल्टेज होगा इसके ड्रॉप प्लस ए जो बैक ईएमएफ जनरेट हो रहा है, इन दोनों के सम के बराबर होगा। अब जो फालतू का चीज़ है जिससे हमको ज़रूरत नहीं है उसको हम लोग निकाल लेते हैं। ई बराबर हो जाएगा V - IA/RA। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? यहाँ पर लिखेंगे E = V - IA/RA। कितना सिंपल है, एकदम स्टेप बाय स्टेप। कुछ ज़्यादा मतलब सोचने डरने की ज़रूरत ही नहीं है।
बुक में बहुत सारा phi1 k1 k2 ये सारा दिया रहता है, देख करके एकदम दिमाग घूम जाता है। तो हमको उतना घूमने की ज़रूरत नहीं है, बस यहाँ पर हम लोग ई का ज़रूरत नहीं था, हम लोग ई को बस सिंपली हटा दिया और ई के लिए फार्मूला अप्लाई कर दिए, ई बराबर वी माइनस आई ए आर ए। अब हटा दिए तो k1 जो था, k1 तो अपना जगह छोड़ने वाला है नहीं, k1 को रहने देते हैं k1, और जो फाई था वो भी वैसे ही छोड़ देते हैं। अब इसको हम लोग अलग अलग कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा v बटा k1 फाई और माइनस आई ए आर ए बटा k1 फाई। मामला फिनिश, कहानी यहीं पर इसका खत्म। अब हम लोग आसानी से चाहे तो ड्रॉ कर सकते हैं इसका ग्राफ। कैसे ड्रॉ करेंगे तो अब भी बताते हैं, थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं, इसको हटा देते हैं, ठीक है। अब हम लोग को कैसे बनाना है वो बताते हैं। यहाँ पर हमारा क्या आ गया स्पीड का वैल्यू, स्पीड का वैल्यू आ गया है n इक्वल टू वी बटा k1 फाई माइनस आई ए आर ए बटा k1 फाई। क्लियर है। हम लोग को किसके किसके बीच ग्राफ ड्रॉ करना है, तो ग्राफ ड्रॉ करना है स्पीड और करंट के बीच। ये हमारा हो गया स्पीड और ये हो गया करंट, ठीक है। स्पीड करंट हम लोग कर लिए। अब स्टार्टिंग में अगर हमारा जो ये मोटर है विदाउट लोड क्या है, नो लोड पर है, कहने का मतलब लोड नहीं है, मतलब का क्या, लोड नहीं है, इसका क्या मतलब होता है, मतलब ये शाफ्ट है, ठीक है। यहाँ पर ये मोटर है, अब मोटर ऐसे ही घूम रहा है, शाफ्ट के साथ हम किसी को जोड़े नहीं है, कोई कुछ मशीन यहाँ पर लगा हुआ नहीं है, तो ये बस विदाउट लोड रोटेट कर रहा है। अब जब विदाउट लोड रोटेट करेगा तो क्या होगा, इसका स्पीड बहुत ज़्यादा हाई होगा, और स्पीड जब हाई होगा, अब ऐसा भी नहीं कि इन्फिनाइट स्पीड इसका नहीं होता है, शंट मोटर का कितना होता है, लिमिटेड होता है, वो हम बताएंगे कैसे लिमिटेड होता है। काफ़ी ज़्यादा स्पीड से घूमेगा। अब जब स्पीड ज़्यादा होगा तो यहाँ पर ईएमएफ क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि ई जो होता है इसके स्पीड पर डिपेंड करता है। ई बराबर हम लोग पढ़े हैं, ई देखें यहाँ से, तो ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एन होता है, ठीक है। तो ज़्यादा घूमने की ज़रूरत नहीं है, बस समझ लेना है कि अगर स्पीड ज़्यादा होगा तो ई का वैल्यू ज़्यादा होगा, फ्लक्स ज़्यादा तेज़ी से कट करेगा मैग्नेटिक फील्ड को। अब वो थोड़ा अंदर की बात हो गया, मैग्नेटिक फील्ड को ज़्यादा कट करेगा तो यहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस होगा, वो हाई होगा। जब ई हाई होगा, ठीक है, तो भी और ई लगभग इक्वल हो जाएगा। अब भी और ई जब इक्वल हो जाएगा तो यहाँ से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। मतलब कि अगर हमारा मोटर 10-100 बात का एक बात यह है कि अगर हमारा मोटर विदाउट लोड रहा तो भी और ई बराबर हो जाएगा और इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। कैसे करेगा, यहाँ और यहाँ का वोल्टेज दोनों सेम है, ये तो यार थोड़ा सा इसको हम लोग इग्नोर कर सकते हैं। तो यहाँ और यहाँ का वोल्टेज जब सेम है तो फिर करंट फ्लो नहीं करेगा। तो अगर हम लोग आई ए 0 कर दिए, जो कि यहाँ पर आई ए क्या है, 0 है, तो स्पीड कितना आ जाएगा, आई ए 0 कर देंगे तो ए टर्म 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा v बटा k1 इंटू फाई। तो इतना से समझ में आ गया होगा कि इसका कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करना है कहाँ से, ओरिजिन से या फिर कुछ ऊपर से। तो कुछ ऊपर से, ये 0 होता तब हम लोग ओरिजिन से ड्रॉ करते हैं। तो यही सबसे पहला कन्फ्यूजन होता है कैरेक्टरिस्टिक में कि हम जो ड्रॉ कर रहे हैं और ड्रॉ कहाँ से करें, और जो कर्व हमारा ड्रॉ होगा या फिर स्ट्रेट लाइन जो भी हो वो कहाँ से खींचना शुरू करें। तो हम लोग v बटा k1 फाई से यहाँ से खींचना शुरू करेंगे, ठीक है, यहाँ से कुछ ऐसे आएगा। अब करंट को बढ़ने से क्या होगा, अब अगर हम लोग करंट को धीरे धीरे बढ़ाते हैं तो ये चीज़ तो कांस्टेंट है, आई ए आर ए का वैल्यू बढ़ेगा। अब आई ए आर ए का वैल्यू बढ़ेगा, ठीक है, आई ए आर ए का वैल्यू बढ़ेगा तो ए ओवरऑल क्या होगा, घटेगा, और हमारा स्पीड क्या होगा, थोड़ा सा नीचे चलाएगा। इस तरह से करंट जैसे जैसे बढ़ाएंगे हमारा जो स्पीड है शंट मोटर का वो घटता चला जाएगा। कितना अच्छा है, एकदम सिंपल, कुछ मतलब था ही नहीं, बस दो फार्मूला तो यूज किए, एक E बराबर 5Pn/60Z/E वाला यूज किए और दूसरा हम लोग यूज किए V बराबर E प्लस IARA। बस इतना दोनों से ही हम लोग ड्राइव कर लिए कि इसका कैरेक्टरिस्टिक्स किस टाइप से होने वाला है। क्लियर। अब एक चीज़ और हम लोग यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं जिसे हमने इग्नोर किया है, वो क्या कंसीडर कर सकते हैं। अब जैसे जैसे आर्मेचर करंट बढ़ेगा, ठीक है, जैसे जैसे आर्मेचर करंट बढ़ेगा आर्मेचर रिएक्शन भी बढ़ेगा, और जब आर्मेचर रिएक्शन होगा तो आर्मेचर रिएक्शन की वजह से फ्लक्स क्या होता है, वीक हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, और फ्लक्स जब वीक होगा इसका वैल्यू जब कम होगा तो स्पीड क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो आर्मेचर रिएक्शन की वजह से जो फ्लक्स का डिक्रीमेंट होता है वो बहुत थोड़ा होता है, इसलिए हमने उसको इग्नोर कर दिया और हमने जो ड्रॉ किया है वो डायरेक्ट ड्रॉ किया है स्पीड और आर्मेचर करंट के बीच, सिर्फ ऊपर वाला टर्म को ध्यान में रखते हुए। अब इसको लेकर कंफ्यूज नहीं होना है, आर्मेचर रिएक्शन बहुत निग्लेजिबल होता है, उसको हम लोग लेकर के नहीं चलते हैं। तो आई थिंक पहला स्टेप क्लियर, मतलब कि जो तीन हम लोग का पॉइंट था, 3 पॉइंट कौन कौन था, एक स्पीड और आईए था, एक क्लियर,
दूसरा क्या है, टॉर्क और आईए। तो टॉर्क और आईए समझना बहुत आसान है, उसको हम लोग इसी ग्राफ में ड्रॉ करेंगे, तीनों एक साथ ड्रॉ करेंगे। तीनों तो एक साथ नहीं हो पाएगा, दो एक साथ हो सकता है। स्पीड के साथ टॉर्क यहाँ पर हम लोग रख सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले हटा लेते हैं, उसके बाद वो भी समझ में आ जाएगा। वो भी बहुत सिंपल है। ये जो हमारा टॉर्क होता है, टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फाई इंटू आईए के। क्लियर है? टॉर्क जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फाई इंटू आईए, आर्मेचर करंट। अब यहाँ पर हमारा जो फ्लक्स है, शंट मोटर के केस में फ्लक्स क्या होता है, कांस्टेंट होता है। जब फ्लक्स हमारा कांस्टेंट होगा तो हम लोग बोल सकते हैं कि टॉर्क हमारा जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आई के। और जब टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आई के, तो उसको हम लोग कहाँ से ड्रॉ करना शुरू करेंगे। कहने का मतलब कि जैसे जैसे करंट आई बढ़ेगा वैसे वैसे टॉर्क बढ़ेगा। तो हम लोग एन के साथ टॉर्क भी यहाँ पर रख देते हैं। और टॉर्क का जो ग्राफ होगा वो जीरो से स्टार्ट होगा, क्योंकि आई ए जीरो तो टॉर्क जीरो। तो ये जीरो से स्टार्ट होगा, जैसे जैसे करंट बढ़ेगा ये हमारा टॉर्क भी इंक्रीज करता चला जाएगा। तो एक कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया टॉर्क का और साथ में करंट का। अब किसी किसी को लगेगा कि भाई अभी डायरेक्ट फाई क्यों लिख दिए, यहाँ पर फाई इंटू आई क्यों, ऊपर में तो डायरेक्ट आप नहीं लिखे कि डायरेक्टली स्पीड होता है ई बटा फाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। उसके लिए तो आपने सॉल्व किया और यहाँ पर आपने डायरेक्ट क्यों लिख दिया फाई इंटू आई। तो ये बहुत सिंपल सी बात है। अगर हमारा जो टॉर्क होता है, टॉर्क बराबर पावर बटा ओमेगा, ठीक है, ये हमारा टॉर्क होता है। और पावर को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, पावर हमारा हो जाता है ई इंटू आई। इसका पावर कितना होगा, ई इंटू आई। इससे जो करंट फ्लो करेगा ओ इंटू ई एम एफ, और ये इतना डिवाइडेड बाई हो जाएगा ओमेगा। अब ई को हम लोग क्या लिखते हैं, ई हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ई बराबर हम लोग लिखते हैं 5p/60 इंटू जेड बाई ए। ठीक है, तो यहाँ से अगर सारा वैल्यू हम लोग देखें तो यहाँ पर हम लोग को कुछ कांस्टेंट मिल रहा है। वेरिएबल क्या मिल रहा है, एक एन मिल रहा है, एक फाई मिल रहा है। वेरिएबल हम लोग को मिल रहा है, सबको के लिख लेते हैं और यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं एन इंटू फाई। ठीक है, वेरिएबल कौन सा है, एक एन है और दूसरा फाई है, एन इंटू फाई। और साथ में आई तो जैसे था वैसे ही रहेगा, आई है बटा ओमेगा को क्या लिख सकते हैं 2πn। ठीक है, और एन से एन भी कैंसिल हो जाएगा। तो एक किसके बराबर आ गया, के इंटू फाई इंटू आई ए। और इसलिए हम बोलते हैं कि टॉर्क जो हमारा होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फाई इंटू आई ए के। तो ठीक है, जो डाउट था वो भी हम क्लियर कर ही दिए हम। ठीक है, तो ये पूरा मैटर है इसका। तो जो दूसरा केस था वो हम लोग का क्लियर हो गया, दूसरा भी काफ़ी ज़्यादा सिंपल था। अब हम आते हैं थर्ड केस में। थर्ड केस में हमको किसके बीच चाहिए रिलेशन, थर्ड केस में हमको रिलेशन चाहिए स्पीड और टॉर्क के बीच। तो स्पीड और टॉर्क के बीच रिलेशन कैसे निकालना है वो हम लोग देखते हैं। तो उसके लिए इसको मिटा देते हैं, क्योंकि उसका कहानी है इससे थोड़ा डिफरेंट है। क्योंकि अब यहाँ पर आईए नहीं लेना है, स्पीड तो खैर लेंगे, आईए नहीं लेना है। तो इसको हटा लेते हैं। इसको हटाने के बाद अब हम लोग देखते हैं, यहाँ पर हम लोग का स्पीड और आईए के बीच रिलेशन आ चुका है। ठीक है, स्पीड और आईए का रिलेशन हम लोग स्टार्टिंग में ही लेकर के आए थे, लेकिन अभी हमको स्पीड और आईए नहीं चाहिए, स्पीड और टॉर्क चाहिए। तो हम लोग को किसको रिमूव करना है, आईए को रिमूव करना है। और आईए को रिमूव करने के लिए हम लोग सिंपली क्या करेंगे, आईए को रिमूव करने के लिए हम लोग लिखेंगे टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई इंटू आई। क्लियर, टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई इंटू आई इज इक्वल टू K1 तो ऊपर लिख लिए थे, अभी हमको जरूरत पड़ गया K2 का। टाउ बराबर K2 इंटू फाई इंटू आई ए। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, आईए निकाल लेंगे, क्योंकि आईए का हमको रिक्वायरमेंट यहाँ पर नहीं है। तो आईए बराबर हो जाएगा टाउ बटा K2 इंटू फाई। आईए निकल गया। अब आईए का वैल्यू हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा V बटा K1 फाई। क्लियर, माइनस, ठीक है, V बटा K1 फाई। और यहाँ पर हमारा वैल्यू हो जाएगा, आईए के जगह पर क्या यूज करना है, टाउ यूज करना है, इंटू आर ए जैसे था वैसे ही रहेगा, और डिवाइडेड बाई एक वैल्यू ए K2 इंटू फाई रहेगा, K2 इंटू फाई, और बट्टा में ये जो K1 इंटू फाई था वो जैसे था वैसे रहेगा, K1 इंटू फाई। ये वैल्यू इस टाइप का हो गया। इसको थोड़ा सा और क्लियर लिख लें तो साफ साफ पता चलेगा। ये बन गया कुछ इस टाइप से, ऊपर में V बटा K1 फाई, ठीक है, माइनस ये वाला जो वैल्यू है टाउ इंटू आर ए बटा K2 फाई बटा K1 फाई। ठीक है, अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करें, तो यहाँ से ये जो वैल्यू है उसको हम लोग नीचे लिख सकते हैं।
इसको हम लोग अगर एक स्टेप और बढ़ा लें तो ये वैल्यू हो जाएगा V/K1 फाई माइनस टाउ इंटू RA डिवाइडेड बाई K1 K2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो K1 K2 को मल्टीप्लिकेशन को हम लोग डायरेक्ट लिख लेते हैं K3, एक तीसरा कांस्टेंट आ जाएगा K1 K2 मल्टीप्लाई होकर के, और फाई क्या हो जाएगा, फाई स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा एक किसके किसके बीच रिलेशन दिया, तो ये जो वैल्यू था हमारा n का वैल्यू था, ये n का वैल्यू था, मतलब आ गया n इज इक्वल टू K1 फाई। हाँ, इसको साफ साफ एक जगह पर लिख लेते हैं, और जब ये वैल्यू आ गया है तो हम लोग को रिलेशन जो चाहिए वो हमको मिल गया। ठीक है, इसको हम लोग कर लेते हैं डायरेक्ट, n इज इक्वल टू, ये हमारा डायरेक्ट वैल्यू किसका आ गया, n का आ गया। अब जब n का वैल्यू मिल गया तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर स्टार्टिंग में, ठीक है, अब तो हम लोग को फिगर ड्रॉ करना है ना, ग्राफ ड्रॉ करना है। यहाँ पर रहेगा हमारा n और यहाँ पर रहेगा टाउ। अब स्टार्टिंग में जब हम लोग टाउ को 0 करेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में 0 यहाँ से स्टार्ट होगा, इधर से स्टार्ट होगा, जब टाउ हम लोग यहाँ पर 0 कर देंगे तो ये बच जाएगा क्या, V/K1 फाई। कहने का मतलब कि ये हमारा ओरिजिन से नहीं स्टार्ट होगा, ऊपर से स्टार्ट होगा। और उसके बाद जैसे जैसे हम लोग करंट बढ़ाएंगे तो टॉर्क बढ़ेगा, क्योंकि टाउ जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है। अब हम लोग करंट बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ाने से टॉर्क बढ़ेगा, और टॉर्क बढ़ने से, या सॉरी हमको यहाँ पर करंट तो लेना ही नहीं, ये टाउ है। ठीक है, तो डायरेक्ट हम लोग टाउ से ही काम कर लेते हैं। अब जैसे जैसे हम लोग टाउ बढ़ाएंगे ये वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज करेगा, और जब ये वैल्यू इंक्रीज करेगा तो ओवरऑल वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो ये लाइन सीधा या ऊपर ना जा करके हल्का डाउन चलाएगा, थोड़ा सा नीचे आएगा। तो ये हमारा हो जाएगा स्पीड और टॉर्क का कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स रहा इसका। तो क्या क्या हो गया, सबसे पहले हम लोग ड्रॉ किए स्पीड और करंट के बीच में कैसा मिला, ऊपर मिला, और ऊपर से थोड़ा सा डाउन होता हुआ। यहाँ पर आर्मेचर रिएक्शन यहाँ पर भी हमने इग्नोर किया है, क्योंकि आर्मेचर रिएक्शन की वजह से थोड़ा सा फ्लक्स डाउन होगा, फ्लक्स डाउन होने से स्पीड बढ़ेगा, तो उसको इग्नोर करके चलना है। उसके बाद दूसरा हम लोग पढ़े थे टॉर्क और IA के बीच में। तो टॉर्क और IA, टॉर्क यहाँ से स्टार्ट हुआ था और कुछ इस टाइप से गया था, स्ट्रेट लाइन। उसके बाद तीसरा हमने क्या पढ़ा, स्पीड और टॉर्क ऊपर से स्टार्ट होगा और नीचे पर थोड़ा सा ये डाउन हो जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे टॉर्क बढ़ाएंगे। तो ये था 3 कैरेक्टरिस्टिक्स शंट मोटर का, जो आपको देखने में पता चल गया होगा कि इतना ज़्यादा इजी है और इतना सिंपल सी चीज़ को लेकर के लोग घूमते रहते हैं। और इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक न्यूमेरिकल सोल्व कर लेते हैं, अच्छा सा न्यूमेरिकल सोल्व कर लेंगे, पूरा कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट डे के लिए आप सर्किट ऑन रहेगा, छोड़ करके मत जाइएगा। अगला दिन हम लोग सीरीज मोटर का सेम उसका कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे और उससे रिलेटेड एक अच्छा सा न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। तो अभी आते हैं एक अच्छे से न्यूमेरिकल की बात कर लेते हैं। और न्यूमेरिकल क्या है, आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, क्योंकि आप लोग को भी गेट का एग्जाम देना है, IAS का एग्जाम देना है, और कैरेक्टरिस्टिक्स तो हर एग्जाम में पूछ लेता है, न्यूमेरिकल नहीं देता है। उसका जो ड्राइंग है वो फिगर ड्रॉ कर करके दे देगा और बोलेगा कि कौन शंट का है, कौन सीरीज का है, कौन टॉर्क का है, कौन स्पीड का है। इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, सिंपल, जो कि आप लोग उम्मीद है अब सॉल्व कर लेंगे। अब आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम लोग नोट कर लेते हैं। बोर्ड है एक 5 किलोवाट 250 वोल्ट DC शंट जनरेटर। क्वेश्चन को लिख देते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, हो सकता है आपको पढ़ने में दिक्कत हो रहा हो, हम एक बार बता देते हैं। ये 5 किलोवाट 250 वोल्ट DC शंट मोटर, मतलब कि यहाँ पर वोल्टेज सप्लाई कितना करेंगे, 250 वोल्ट। उसके बाद शंट मोटर टेक्स ए नो लोड आर्मेचर करंट IA इज इक्वल टू 4 एम्पियर। नो लोड जो करंट इसमें फ्लो कर रहा है वो 4 एम्पियर कर रहा है। हमने बताया था कि नो लोड में करंट लगभग 0 होता है, ना के बराबर होता है। ठीक है, नो लोड में भी कुछ न कुछ जो स्पीड होगा उसका मोटर का वो क्या होता है, हाई होता है। ठीक है, तो नो लोड करंट यहाँ पर हम लोग I0 अगर हम लोग नोट करें यहाँ पर, तो नो लोड करंट कितना है, नो लोड करंट दिया हुआ है 4 एम्पियर, तो ये हो जाएगा 4 एम्पियर। नो लोड आर्मेचर करंट 4 एम्पियर है एट रेटेड वोल्टेज एंड रन एट 1200 RPM। और जब नो लोड पर है तब स्पीड कितना है, 1200 RPM। ठीक है, नो लोड पर स्पीड कितना दिया हुआ है, 1200 RPM दिया हुआ है। ठीक, RPM नोट कर लिए। उसके बाद बोल रहा है द आर्मेचर रेजिस्टेंस इज 0.4 ओम। आर्मेचर रेजिस्टेंस 0.4 ओम है। अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद एट फील्ड रेजिस्टेंस इज 250 ओम, ये जो है 250 ओम है। क्लियर। एट रेटेड लोड, ठीक है। द मोटर टेक्स ए 26 एम्पियर एंड आर्मेचर रिएक्शन वीकेंस द फ्लक्स। अब बोल रहा है
कि रेटेड लोड पर मोटर जो है 26 एम्पियर करंट लेता है। जब ये यहाँ पर इसके बाद क्या करेंगे, लोड को थोड़ा सा बढ़ाएंगे, और जब लोड बढ़ाएंगे तो यहाँ पर जो करंट फ्लो करेगा वो 26 एम्पियर करंट फ्लो करेगा, ठीक है। और उस समय जो फ्लक्स होगा, हमने बताया था कि जब हम लोग लोड बढ़ाते हैं तो लोड बढ़ाने से जो इसका स्पीड होता है, ठीक है, क्या करेक्टरिस्टिक्स हम लोग किस टाइप से ड्रॉ किए, ये हमारा स्पीड था और ये था आर्मेचर करंट, ठीक है। करंट जैसे जैसे बढ़ेगा स्पीड क्या होता है, डाउन होता है। और यहाँ पर हमने फ्लक्स को इग्नोर किया था, पर यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है कि आप सिर्फ फ्लक्स को इग्नोर मत कीजिए, करंट को ही बढ़ाया है। नो लोड में करंट हम लोग 0 लिए थे, यहाँ पर नो लोड पर करंट कितना लिया है, 4 एम्पियर कुछ था। नो लोड पर करंट का वैल्यू 4 एम्पियर था। जब हम लोग 0 लिए हैं, यहाँ पर नो लोड का करंट का वैल्यू कितना लिया है, 4 एम्पियर लिया है। और उस समय स्पीड कितना लिया है, 1200 आरपीएम। इस समय स्पीड कितना है, 1200 आरपीएम। और करंट कितना है, करंट है ये मान लेते हैं 4 एम्पियर। क्लियर है। अब उसके बाद करंट के वैल्यू को बढ़ाया गया है, तो हम लोग पढ़े करंट का वैल्यू जब बढ़ता है तो स्पीड क्या होता है, थोड़ा सा डाउन हो जाता है। अभी कैरेक्टरिस्टिक्स में हम लोग देखे थे तो स्पीड डाउन होता है, लेकिन वहाँ पर आर्मेचर रिएक्शन को हम लोग इग्नोर किए थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आर्मेचर रिएक्शन को इग्नोर नहीं किया गया है। तो आर्मेचर रिएक्शन को इग्नोर नहीं करेंगे तो हमारा जो ग्राफ है थोड़ा सा ऊपर आएगा, क्योंकि आर्मेचर रिएक्शन की वजह से जब फ्लक्स डिक्रीज करेगा तो स्पीड क्या होगा, थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा। तो ये वैल्यू आ जाएगा यहाँ पर। अब हम लोग को बताना है कि जब ये 26 हो जाएगा, ठीक है, हालांकि आर्मेचर करंट नहीं है, यहाँ पर लोड करंट 26 है, आर्मेचर करंट अभी हम लोग निकाल लेते हैं कितना होगा। तो ये जो स्पीड है वो अब कितना हो जाएगा, ठीक है, 1200 से घट के स्पीड कितना रह जाएगा, ये सिंपली हम लोग से क्वेश्चन में पूछा है। तो सारा डाटा हम लोगों ने यहाँ पर नोट कर लिया। फ्लक्स को कितना डिक्रीज करवाया गया है, ∅1 जो था अगर उसको 100 मान लें तो ∅2 कितना हो जाएगा, ∅2 हो जाएगा 3% डिक्रीज हुआ है फ्लक्स, 97, ठीक है। आर्मेचर रिएक्शन की वजह से फ्लक्स जो है वो 3% डाउन हुआ है। तो इसको भी हम लोग नोट कर लिए, सारा डाटा ले लिए, इसको आप मिटा लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले आर्मेचर करंट ही निकाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर 26 नहीं होगा, 26 टोटल लोड करंट है, ठीक है। यहाँ से 26 फ्लो कर रहा है, तो कुछ जो करंट है वो इधर चला जाएगा, शंट से होकर के पास करेगा, और कुछ आर्मेचर करंट से होकर के जाएगा। तो शंट करंट कितना हो जाएगा, शंट करंट ISH अगर हम लोग निकाले तो ISH इक्वल टू 250 बटा कितना आ जाएगा, 250 बटा 250, मतलब कि 1 एम्पियर जो करंट है वो इधर चला जाएगा। तो ये हम लोग को 26 नहीं बल्कि 25 पर निकालना है कि स्पीड क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो स्पीड होता है वो किस चीज़ के प्रोपोर्शनल होता है, हम लोगों ने अभी सीखा कि जो स्पीड होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है E बटा फाई के, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है E बटा फाई। अभी हम लोगों ने ऊपर डिस्कस किया है कुछ देर पहले। तो यहाँ से अगर हम N2 बटा N1 निकालना चाहें तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है, E की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल E2 बटा E1, और फ्लक्स के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब कि ∅1 बटा ∅2, ठीक है। अब हम लोग को चाहिए E2 और E1 कब चाहिए, E1 चाहिए जब हमारा करंट 4 एम्पियर फ्लो कर रहा था, तब जब 4 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा था तो E का वैल्यू कितना होगा, V माइनस IA कर लेंगे तो E हम लोग को मिल जाएगा। E1 हम लोग को मिलेगा 250 माइनस, यहाँ पर 4 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, 4 × 0.4 करने से, तो ये हम लोग को कितना दे देगा, 250 में से 1 माइनस हो जाएगा 1.6, तो ये हमको आ जाएगा 248.4, ठीक है, 248.4, 6 जोड़ेंगे तो 9 और 1 50, 248.4 हमारा हो जाएगा E1 का वैल्यू। अब हम लोग काम करना स्टार्ट कर देते हैं E2 के लिए। E2 कैसे निकालेंगे, तो E2 होगा उस समय जो यहाँ से करंट फ्लो करेगा वो 25 एम्पियर फ्लो करेगा। E2 इज इक्वल टू हो जाएगा 250 माइनस, यहाँ पर जो करंट होगा कितना होगा, 25 एम्पियर, 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे 0.4 से, तो ये हो जाएगा 25 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100, मतलब 10, ये हो जाएगा 240, ठीक है। तो E2 और E1 निकाल लिए। अब यहाँ पर वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे। E2 का वैल्यू कितना आया है, E2 का वैल्यू आया है 240 बटा E2 के बाद E1 का वैल्यू कितना आया है, 248.4। क्लियर है, E2 बटा E1 निकल गया, और साथ में ∅1 का वैल्यू कितना है 100, और ∅2 का वैल्यू कितना है 97, और साथ में N1। अब यहाँ से ये तो N2 बटा N1 का वैल्यू है, अगर यहाँ से N2 निकालें तो N1 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। N1 कितना था 1200। अब हम लोग सॉल्व करके देख लेते हैं हमारा वैल्यू 1200 से कम आता है कि नहीं आता है।
तो उसके लिए ज़रूरत है कैलकुलेटर का। और 24 में 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 24 इंटू 12 इक्वल 288, और उसमें हम लोग डिवाइड कर लेते हैं 97 से, बाई 97 इक्वल इतना, और फिर डिवाइड कर लेंगे 248.4, 248.4, ये हमको दे रहा है 1195.27। ठीक है, सारा कुछ सॉल्व करके आ रहा है 1195.27। तो हम लोग देख रहे हैं कि हमारा जो स्पीड है 1200 से थोड़ा सा डाउन हो गया है। और अगर यहाँ पर हम लोग इस 3% इसको जो 3% डाउन हुआ है, अगर इस फ्लक्स को हम लोग इग्नोर कर देंगे तब स्पीड कितना आना चाहिए। अगर इस फ्लक्स को आर्मेचर रिएक्शन की वजह से जो फ्लक्स हुआ है, डिक्रीज हुआ है, उस आर्मेचर रिएक्शन के फ्लक्स को अगर हम लोग इग्नोर कर दें तो यहाँ से ए पार्ट हट जाएगा, और जब ए पार्ट हट जाएगा तब हम लोग का वैल्यू क्या होगा, थोड़ा सा और डाउन आना चाहिए। तो हम लोग जांच कर लेते हैं और डाउन आता है कि नहीं, ये वैल्यू 1195 से और नीचे गिरता है कि नहीं। तो उसके लिए हमको करना है 240 इंटू 1200 इक्वल इतना भागा 248.4, 248.4, तो ये वैल्यू आ गया 1159। अब देख सकते हैं अगर फ्लक्स आर्मेचर रिएक्शन के फ्लक्स को इग्नोर करते हैं तो स्पीड आ रहा है 1159। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में कल के लेक्चर में हम लोग देखेंगे डीसी सीरीज मोटर का कैरेक्टरिस्टिक्स, और उससे रिलेटेड एक अच्छा सा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि जो गेट और आईएएस के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा मैम आपको गेट और आईएएस का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा है उसका डिस्कशन आपको दे रही है। तो आपको बेस्ट मटेरियल यहाँ पर आगे मिलने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और फिलहाल चलते हैं, थैंक यू।